नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मंत्रियों की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम निवास पर ही बैठक चल रही थी। मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है बैठक को लेकर। उनका कहना है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। 1-2 दिन में नाम घोषित कर दिए जाएंगे। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। नामों पर फाइनल मुहर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष लगाएंगे। सभी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी लिया गया। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर दौरे पर हैं। महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने ली है। सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया था। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी बैठक का आयोजन था और अब टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब के निर्देशन पे सत्ता और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके साथ साथ जो संभावित निगम मंडलों का जो गठन करना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए थे और हमने जो गाइडलाइन तय किया था उसमें विस्तार से जो नाम आए उन पे हम लोग ने चर्चा की और अंतिम चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके उस फाइनल नाम को हम हाईकमान के पास देखिए। जो नाम आए हैं, जो हमारे बड़े चेहरे हैं, जो 15 साल संघर्ष किए हैं, उन सभी नामों पर चर्चा की। जो नाम हो सकते उन नामों को सॉर्ट आउट किया गया। उन नामों पर अंतिम मुहर उन्हीं नामों पर विचार हो गया। ये बातें आती हैं, मुख्यमंत्री जी ने रखी थी बात उस समय मीटिंग में कि किनको लेना है। सामाजिक अगुवा हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग रहते हैं कि जो इसके दायरे में आ सकते हैं। जगह बहुत कम रहती है, तो पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएम फाइनल करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद ये तय किया गया था कि निगम मंडलों के रास्ते खुलेंगे। इसी संबंध में बैठक लेने के लिए हमारे साथ पीएल पुनिया जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, निगम मंडलों के लिए अब द्वार खुलेंगे कहा जा रहा था, आप आज बैठक लिए हैं, कब तक होगा और कुछ फार्मूला आप लोग ने तय किया है? नहीं, वो मापदंड है जो वरिष्ठता, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट ही है कि जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका पार्टी को मजबूत करने में बड़ा योगदान है, जिन्हें मौका नहीं मिला, विधानसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, संगठन में जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। और वो सूची अंतिम रूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो करेंगे और फिर वो दे के प्रस्ताव भेजेंगे। उसको अंतिम रूप से कांग्रेस प्रेसिडेंट का अनुमोदन दिया जाएगा। कहा जा रहा था कि विधायकों को भी अब स्थान दिया जाएगा। विधायकों को देखिए, जो मंडल आयोग निगम, इसका मुख्यतः ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको विधायक लड़ने का, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, जिनको संगठन में क्योंकि सीमित स्थान है वो जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों के लिए मुख्यता है। लेकिन कोई कानून नहीं है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में इसका विचलन भी होगा, इस नियम का, इस निर्णय का, तो वो भी किया जा सकता है। वो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों के जो सामूहिक निर्णय होगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, जो कि कार्यकर्ताओं से मिलकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि निगम मंडलों में जो नियुक्ति होगी उसमें पहला अधिकार कार्यकर्ताओं का होगा और अगर कहीं विधायकों को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो ये पद उनको भी दिया जा सकता है। फिलहाल वो सारे लोगों से बातचीत कर निगम मंडलों के लिए नियुक्ति का फार्मूला तैयार कर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस में निगम मंडलों की नियुक्ति जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के रायपुर दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी कोविड की गंभीर समस्या है।
उसके बावजूद गुप्त यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे। सबसे पहले तो प्रदेश प्रभारी को क्वारंटीन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि जिन जिन लोगों से पुनिया की मुलाकात हुई है उनको भी क्वारंटीन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पुनिया जी कल रायपुर आए हैं। दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ में भी कोविड की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। क्या यह विधि निषेध का उल्लंघन नहीं है? राज्य सरकार यह बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या? और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या? यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के बाद अब सरकार ने रोका छेका अभियान शुरू किया है। कांकेर में रोका छेका अभियान के निरीक्षण के लिए राजस्व सचिव धनंजय देवांगन ने कई गौठानों का निरीक्षण किया। अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और इस अभियान को सफल बनाने के लिए रोका छेका की शपथ दिलाई। राजस्व सचिव का कहना है कि जिस गांव में आवारा पशु घूमते हैं उसे गौठान में लाना है ताकि किसी भी फसल का नुकसान ना कर पाएं। उन्होंने कहा कि रोका छेका परंपरा छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और घूमते आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। रोका छेका एक छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी लेकिन बहुत कारगर प्रथा है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है और ग्राम सभा के माध्यम से हर एक गांव में इसमें चर्चा हो रही है। गौठान में बैठक आयोजित की जा रही है और इसके अंतर्गत जो खुले में पशु विचरण करते हैं उस पर रोकथाम का उपाय ग्रामवासियों के द्वारा ही किया जाता है। व्यवस्था बनाई जाती है जिससे फसल का जो अंकुरण है वो उसको नुकसान पशुओं के द्वारा न पहुँचे। ये पुरानी प्रथा है जिसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित पुराने समय में रही है और उसको बहुत अच्छे ढंग से अभी पुनर्जीवित किया जा रहा है। खुली चराई से खेती को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की परंपरा रोका छेका अब सरकारी तरीके से एक अभियान के रूप में शुरू की गई। 19 जून को सीएम ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 2215 गौठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि दी गई। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से पशुओं को फसल की चराई रोकने के लिए रोका छेका की परंपरा के तहत रोका जाता रहा है। खासकर फसल की बुआई के समय से ही रोका छेका किया जाता रहा है, लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि आवारा पशु रोके नहीं जा रहे, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने इसे संरक्षण देने का फैसला लिया है। साथ ही इसके जरिए छत्तीसगढ़ी परंपरा का भी संवर्धन हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत 19 जून को हाईटेक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सभी जिले के सभी गोठान ग्रामों में रोका छेका कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर ग्रामीणों ने पशुओं को गोठान में भेजने तथा उन्हें खुले में चरने के लिए न छोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैज्ञानिक विधि से बुआई के साथ कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को दलहन बीज, मिनी किट और फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अभियान के तहत पशुपालक और लोगों को पशुओं को बांधकर रखने की व्यवस्था गांव में सुनिश्चित की जानी है। रोका छेका की व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को जोड़ा गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ की इस प्राचीन परंपरा को सरकारी स्वरूप में लागू किया गया है, तो इसके लिए राशि भी जारी की गई है। हर गोठान को 40,000 रुपए दिए गए हैं। 2215 गोठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गोठानों के लिए ये राशि जारी की है। राशि का इस्तेमाल मवेशियों के व्यवस्थापन, गोठानों के रखरखाव और संचालन से होगा। छत्तीसगढ़ में गांव की एक व्यवस्था है बंधेज, गाय गरुआ का बंधेज, ताकि जो किसान थरहा डालें, जो किसान जल्दी बुआई करें, उनकी फसलों की चरी नहीं होना चाहिए। किसान की बाड़ी बकरी की चरी नहीं होना चाहिए और इसके लिए जानवरों को बंधेज करके रोका जाता है, उनको फसल की ओर, खार की ओर जाने से।
इस पुरानी परंपरा से राज्य के किसानों की फसल अच्छी रहती थी। ये धीरे धीरे परंपरा बंद हो गई थी। इसी परंपरा को कम हो गई, इस परंपरा को बंद हो गई, इस परंपरा को फिर से चालू करने का एक महती भगीरथ प्रयत्न मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। वैसे तो रोका छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय में इस परंपरा का पालन न होने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बारिश के दिनों में खुले में चरने से बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने इस अभियान के तहत ग्रामीणों से पशुओं को खुले में न छोड़ने की अपील की है। मवेशियों को चरवाहे की देखरेख में गोठान में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। लोगों को इस काम से जुड़ने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। रोका छेका का मतलब है कि अब उनको छोड़ना नहीं है जानवर को, क्योंकि जानवर अगर अभी भी किसी भी खेत में घुसेंगे तो फसलों का नुकसान होगा। तो रोका छेका पारंपरिक है और ग्रामीण जानते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरागत कृषि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना का संचालन कर रही है। अब इसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए इसमें फसल चराई रोकने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन साबित होने जा रहा है। वहीं पशुओं से होने वाली फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रोका छेका को सरकारी संरक्षण देना भी फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। गलवान में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से चीन का विरोध कर भारत सरकार से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। जगदलपुर में जहां 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने चीन से आयात सामानों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं आज बस्तर बीजेपी ने अपने कार्यालय के सामने चीनी सामानों को जलाकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जवानों ने अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कोंडागांव में वन अधिकार पट्टे को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर पट्टा वितरण करने की मांग की है। लता उसेंडी ने कहा कि रमन सिंह की सरकार के समय कई लोगों को वन अधिकार पट्टा का फायदा मिला है, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में निर्णय लिया गया था और वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी छूटे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो विशेष करके पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, सामान्य लोग हैं, जिन लोग वर्षों से यहाँ पे काबिज रहे हैं, जिनके पट्टे छूटे उसकी जांच की जाए और कार्रवाई करके उनको भी पट्टा प्रदान किया जाए, वो भी मांग हम लोगों ने रखा है। दुर्ग के नेवई थाने के 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया। पूरे थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है और अब थाने का पूरा काम टेंट लगाकर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया। पॉजिटिव का केस किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में आने पर उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है कलेक्टर महोदय के द्वारा। तो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के कुछ गाइडलाइन है, जिसके तहत एरिया को सील किया जाता है। जो हमारे जवान हैं जो लगातार कंटेनमेंट जोन में रहते हैं और कोरोना संक्रमित लोगों के लगभग संपर्क में रहते हैं, तो उनके एहतियातन के तौर पर उनका टेस्ट कराया गया, जिनमें 7 लोग शामिल थे। क्षेत्र में वो निरंतर कार्यरत थे, तो थाना क्षेत्र को सील किया गया है, क्योंकि थाना एक ऐसी यूनिट है जिसका काम 24 घंटे चलना रहता है। इस वजह से हमने थाने के बाहर 2 टेंट लगाए हैं, ताकि थाने का कार्य भी बाधित न हो। और जो भी जवान जो संक्रमण से बहुत अधिक मतलब लोगों से मिलना जुलना जिनका कम रहा है, वो अभी थाने का संचालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ थाने के जो स्टाफ हैं उनका हम जांच अभी करवा रहे हैं। कोरोना संकट काल में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स की नौकरी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोरोना टेस्टिंग लैब खुलने से पहले ही सिम्स अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी में कार्यरत एक और डॉक्टर ने नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि सिम्स में राजनीतिक हावी होने के चलते अस्पताल में पहले भी फॉरेंसिक और रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी नौकरी छोड़ चुके हैं।
पेटी कॉन्ट्रैक्टर का 7 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में निगम प्रशासन की काफी देर बाद नींद खुली है। अनिल बिल्डकॉन के डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें 24 करोड़ रुपए में सड़क और नाली निर्माण में बिना निगम को जानकारी दिए 12 लाख रुपए की जमानत राशि निकलवाकर अपने खातों में जमा कर ली गई थी। मामला 1.5 साल पहले का बताया जा रहा है और अब जाकर निगम ने जोन कमिश्नर्स को नोटिस जारी करते हुए इसकी पूरी जानकारी मांगी है। इन दिनों छत्तीसगढ़ का वन विभाग सुर्खियों में है। ताजा मामला कांकेर वन मंडल का है। यहां उसी विभाग में पदस्थ एक महिला वनपाल कर्मचारी ने अपने ही वन परिक्षेत्र अधिकारी के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता महिला वनपाल ने आरोप लगाया है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी विभाग के विश्राम गृह में अकेले बुलाते थे, जहां दस्तावेजों को देखने के बहाने उनके करीब आकर अश्लील बातों कर परेशान किया जाता था। महिला है, उनने शिकायत लगाई है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड दिखाने के बहाने, रजिस्टर दिखाने के बहाने बुलाते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। शिकायत की जांच की जा रही है और किसी का बचाव पक्ष नहीं लिया जाएगा, सही पाया जाएगा, आगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदिवासी दलित महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य उनके विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही अशोभनीय और दंडात्मक कृत्य है। इस मामले को मैं गंभीरता से देख रहा हूँ। इस मामले में इसी प्रकार के इसके उच्च अधिकारी जो है पहले भी जो है विवादों में रहे हैं। यहाँ के सीसीएफ जो है अश्लील वीडियो मामले में जो है, और इस महिला को मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ और वन मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी को तत्काल जो है इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, तत्काल निलंबित किया जाए और महिला के साथ न्याय हो, तत्काल एफआईआर दर्ज हो और ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी को जो है तत्काल जो है मामला दर्ज करके जेल दाखिल किया जाए। बेमेतरा पुलिस ने रेप के आरोपी को आखिरकार पकड़ ही लिया। ट्रक में लगे जीपीएस की मदद से आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 20 दिन पहले आरोपी ने बेमेतरा की एक नाबालिग का रेप किया था और पीड़िता को गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले 12,000 ट्रकों के जीपीएस खंगाले, जिसमें आरोपी का ट्रक नाबालिग के घर के पास खड़ा पाया गया। धमतरी में बीजेपी जिला पंचायत के सदस्य के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने रेत माफिया के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिले के जोरताराई रेत खदान में अवैध रेत खनन की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव अपने साथियों के साथ खदान पहुंचे थे, जहां पर खदान में रेत माफिया ने जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों पर लाठी डंडों से मारपीट की थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल रेत माफिया पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बलरामपुर से 6 किलोमीटर दूर NH 343 पर सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां ट्रक अचानक बेकाबू होकर खाई में पलट गया। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर समेत 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक में दबे 2 मृतकों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 24 घंटे तक सफलता नहीं मिलने पर हाइड्रा और कटर मशीन की मदद से मृतकों को बाहर निकाला गया। महासमुंद के बाग बाहरा में पुलिस ने 190 किलो गांजा पकड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने NH 353 पर नाकेबंदी की। एक ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी के बाद गांजा बरामद किया गया। उड़ीसा से इसे लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की सरकार के निर्देश के बाद भी बिलासपुर में सिटी बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है। दरअसल लॉकडाउन में छूट के बाद सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इन निर्देशों का पालन करते हुए सिटी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नए गाइडलाइन के तहत बस ऑपरेटर सिटी बस शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। वे इसे घाटे का सौदा मान रहे थे। उनका मानना है कि नए गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लिमिटेड सवारी में बस का संचालन संभव नहीं है। किसी का मकान चोरी हो सकता है क्या? सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन पेंड्रा जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के मकान चोरी हो गए हैं। पीड़ितों ने इसकी शिकायत थाने में की। गुड्डा रौतेल और उषा रौतेल दोनों के मकान चोरी हो गए हैं। दोनों जनपद कार्यालय से महज 200 मीटर दूर ही रहते हैं।
दोनों ने मकान चोरी की शिकायत पुलिस थाने में की है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आवेदक गुड्डा रातेर ग्राम पतगावा के तरफ शिकायत आई है कि उसके नाम से, उसके पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास का चोरी होने का शिकायत किया गया है। इस पर जांच की जा रही है, प्राथमिक जांच स्तर पर होगी। पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि मकान चोरी हुआ है। अब आखिरकार माजरा है क्या, वो आपको बताते हैं। ये कारनामा जनपद के अधिकारियों की भ्रष्टाचार की देन है। अधिकारियों ने पीएम आवास योजना के स्वीकृत मकानों का निर्माण पूरा बताते हुए पैसा निकाल लिया। दरअसल गुड्डा और उषा दोनों के पास पीएम आवास योजना के लिए कोई जमीन नहीं थी जिस पर वो मकान बना सकें। जनपद अधिकारियों ने इसका फायदा उठाते हुए पुराने घर के सामने खड़ा कर फोटो खींचे, जियो टैगिंग भी की, लेकिन पंचायत से ना तो जमीन आवंटित हुई और ना ही मकान बना। उल्टा फर्जी खाते खोलकर पूरे पैसे निकाल लिए। जब हितग्राहियों को पूरे फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कहाँ बना है, सामने फोटो खींच लिए, आज बनेगा कल बनेगा करके मेरे को बेवकूफ बना दिए। कब से घुमा रहे हैं ना, मैं कब निकाले पैसा कब क्या किए सब मैं नहीं जानता। मेरा आवास चोरी हो गया। मेरे को आरसी गौतम से पता चला, मैं काम करता रहा तो मैं मेरे पास गया, मेरे फोटो लगा रहा इस घर का। किसके घर में रहता है, कहाँ से रहता है ये दूसरे का जमीन है, दूसरे का घर है, जब चाहेगा तब निकाल देगा। किराए से रहते हो? हाँ, मैं तो रोड में आ जाऊंगा। यानी हमका बोला थी ना कि घर बन गया है तो घर बन जाता हम उस घर में चल देते हैं, हम ये घर में न रहते हैं। तो कौन खा गया तुम्हारे आवास का पैसा? पता नहीं साहब कौन खाया है कौन नहीं। आवास चोरी हो गया क्या? हाँ, अब उन्हें बताई थी। पीएम आवास योजना की गाइडलाइन में प्रावधान है कि अगर हितग्राही की जमीन नहीं है तो सरकारी जमीन मिलेगी, लेकिन दोनों हितग्राहियों के पढ़े लिखे न होने का फायदा अधिकारियों ने उठाया। जनपद पंचायत को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हालांकि कलेक्टर ने जरूर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये संज्ञान में ये बात लाया गया है और मैंने संबंधित अधिकारियों को इसमें परीक्षण करके रिपोर्ट मैंने बुलाया है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो एक तो जो हितग्राही है उनको जो आवास मिलना है वो हम सुनिश्चित करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जो आवासहीन है उसको हम आवास दिलाएं। दूसरा, अगर कोई गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। पेंड्रा जनपद में चोरी का यह अनूठा मामला नया नहीं है। इससे पहले जनपद से शौचालय, नालियां भी चोरी हो चुकी हैं। इन सभी मामलों में पुलिस भी एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन ना तो दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होती है, ना ही हितग्राहियों को कोई इंसाफ मिलता है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र पर कई सवाल उठते हैं। मुकेश विश्वकर्मा, बंसल न्यूज, पेंड्रा। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे गांव और कस्बों की कहानियों को भी तरजीह दे रहा है। 19 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चमन बहार को भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चमन बहार फिल्म छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव लोरमी की कहानी है जो दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही है। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, बहुत तेजी के साथ ट्रेंड कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है। उस फिल्म की सादगी, उस फिल्म का आम आदमी से जुड़ा होना, उस फिल्म का बिल्कुल हमारे आसपास की कहानी होना उसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। फिल्म का नाम है चमन बहार और सबसे बड़ी बात है चमन बहार छत्तीसगढ़ियों के लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसका छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी है। पहला तो ये बिलासपुर के पास जो लोरमी जगह है उस पर बेस्ड है, उस शहर की कहानी बनाई गई है। दूसरा और सबसे बड़ी बात और छत्तीसगढ़ियों के लिए प्राउड की बात है, इसके लेखक और निर्देशक छत्तीसगढ़ के ही हैं। जी हाँ, अपूर्व इसके लेखक हैं और अपूर्व हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं अपूर्व से, जानते हैं कि आखिरकार एक छत्तीसगढ़ी ने इतनी शानदार फिल्म कैसे बनाई, क्या इसका प्रोसेस था। अपूर्व, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। चमन बहार, सबसे पहले बताएं कि ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया, प्लॉट कैसे आया दिमाग में? पहले तो मैं ऐड कर दूं, ये इंटरनेट मूवी डेटाबेस होता है, उसमें नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। यूट्यूब में ट्रेलर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 इंडिया में ट्रेंड कर रही है। और जिस फिल्म को इसने नंबर 2 किया है वो पिछले 1.5-2 महीने से नंबर 1 पे टिकी थी, कोई हिला नहीं पा रहा था उसको, और वो बाहर की फिल्म थी। अच्छा। मतलब हॉलीवुड जो इस तरह की। और ये फिल्म आती है एक छत्तीसगढ़ के छोटे शहर की आवाज, और मतलब ये एक गर्व की बात है। चमन बहार नाम का जहां तक संबंध है,
चमन बहार नाम में कुछ है, वो बस आ गया, ऑर्गेनिकली आ गया। मतलब जैसे मैं कहानी में काम करता गया और आधे ही कहीं बीच में यार चमन बहार, क्योंकि चमन बहार एक मेटाफर भी है। जिस तरह से लड़की फिल्म में आती है, फिल्म की नायिका जो है रिंकू ननोरिया, जो जिनका नाम है, और रितिका बदियानी रियल लाइफ में उनका नाम है, और जिस तरह से वो आती हैं, और चमन में जो बहार कहा जाना है, जो ये चमन हमारा लोरमी था उसमें वो बहार बन के आती है, तो उसका एक मेटाफर है। और बहार के आने के बाद क्या क्या कहानी में कहानी किस दिशा में रुख लेती है, कहानी में एक बदलाव आता है। कहानी के किरदारों को आपने चुना और ये लोरमी में ही इसका प्लॉट बनाना कि लोरमी की कहानी, ये कैसे दिमाग में है? कोई भी शहर आप बना सकते? जी, एक्चुअली अब ये तो मेरा छत्तीसगढ़ प्रेम है, पर लोरमी से खास नाता है। मेरा बचपन के 5-6 साल में वहाँ रहा, तो एक ट्रिब्यूट देना था लोरमी को। ये किरदार मेरे सम टोटल है लाइफ एक्सपीरियंसेस का। मेरे दोस्त जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है और तरीके हैं। चलिए, हमको भी बहुत गर्व होता है जब आप जैसे प्रतिभाएं सामने निकल कर आती हैं, और आपने तो पूरी दुनिया में परचम लहराया है अपनी प्रतिभा का, और छत्तीसगढ़ के बहुत से कलाकारों को भी मौका दिया है। छत्तीसगढ़ का नाम जो है आपने फिल्म में शहर को भी लिया, ट्रिब्यूट जो आपने देने की कोशिश की लोरमी की। बहुत अच्छा लगा अपूर्व आपसे बात करके। अपूर्व थे हमारे साथ, छत्तीसगढ़ की प्रतिभा जिनकी फिल्म इस वक्त दुनिया भर में डंका मचा रही है। चमन बहार आप भी जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ की कहानी पर बेस्ड है, यहाँ के शहर पर बेस्ड है। एक छत्तीसगढ़िया ने बनाई है जिसका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 16, कोरबा में 39, रायगढ़ में 2 मरीज मिले। साथ ही साथ रूस से लौटे 10 मेडिकल छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम चीनी भाईजान। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।